हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो टैली के अंदर हम अकाउंटिंग करते हैं, यानी टैली में जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके लिए पहले हम लेजर क्रिएट करते हैं और लेजर्स को हम ग्रुप में एक तरह से कनेक्ट करते हैं। यानी कि जैसे जो सेम टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं, एक्चुअली टैली में अकाउंट को ही लेजर बोलते हैं, तो जो सेम टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं, सेम टाइप ऑफ लेजर्स हैं, उनको हम एक ग्रुप में डालते हैं। अब जैसे बिल्डिंग अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, मशीनरी हो गया, तो इसका एक कॉमन ग्रुप हो गया फिक्स एसेट्स एंड सो ऑन। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सो जैसा मैंने अभी आपको बोला, एन अकाउंट इज नोन एज लेजर इन टैली। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने बिल्डिंग या मशीनरी। ऑल सिमिलर लेजर्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। ये बड़ी एक सिंपल सी बात है जो मैंने कही, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आप समझें। जैसे किसी भी स्कूल में जो बच्चे 8th क्लास में पढ़ रहे होते हैं, उनको एक ही कॉमन क्लासरूम में बिठा के पढ़ाया जाता है, तो ये ग्रुपिंग तो कहीं पर भी होती है। या कई बार दो ही ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, मेल फीमेल, या एज वाइज ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। तो ग्रुप बनाना इज़ वेरी कॉमन इन योर लाइफ। तो इसी तरह से यहाँ पर जो सिमिलर अकाउंट्स हैं, सिमिलर लेजर्स हैं, उनको इकट्ठे ग्रुप किया जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया फिक्स एसेट्स का, तो अब उसमें क्या है, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, मशीनरी है, और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं। अभी आगे मैं एग्जाम्पल डिटेल में देने वाला हूँ। तो उन सब चीज़ों को हम फिक्स एसेट्स में डाल देते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे ग्रुप हैं। तो 28 आप और भी क्रिएट कर सकते हैं। 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स हैं। टैली ने अपने एक्सपीरियंस से, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जिन ग्रुप्स की, ऐसे 28 ग्रुप्स को ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ। उसमें भी आप देखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा, कुछ डुप्लीकेशन है। यानी एग्जैक्टली जो कॉमन में यूज़ होंगे वो करीब आप मान के चलिए कि 15 से 18 ग्रुप्स हैं। 8-10 तो रिपीटिशन या इतने कॉमनली हर कंपनी में यूज़ होने वाले ग्रुप्स नहीं हैं। तो अभी क्योंकि आप टैली में अकाउंटिंग सीख रहे हैं, बेशक आपका ऑब्जेक्ट है एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनना, लेकिन अभी आप एक तरह से टैली के लिए, अगर आप सीखने के लिए ही ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर जो स्टूडेंट्स या जो भी प्रोफेशनल्स ये वीडियोस इसलिए देख रहे हैं कि वो टैली जानते हैं लेकिन और अपनी नॉलेज अपग्रेड कर रहे हैं, तो मैं उनको बच्चा नहीं कहूँगा। लेकिन जो लोग सीख रहे हैं, अभी तो हम उनको बोलेंगे ना, अभी तो 4-5 वीडियो ही हैं। आई थिंक दिस इज़ वीडियो नंबर 5। तो अभी तो आप बच्चे हैं एक तरह से टैली के लिए। अभी आपने सीखा ही क्या, सिर्फ एक कंपनी क्रिएट करना, उसकी डिटेल्स को ऑल्टर करना। तो अभी हम थोड़ा सा एक हल्का डिस्कशन अपना स्टार्ट कर रहे हैं लेजर्स एंड ग्रुप्स के बारे में। तो 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स हैं। तो अभी हम सबसे पहले आइए इनके बारे में ही समझते हैं। अकाउंट तो मेरे ख्याल से अब वही बात है, हर चीज़ में कुछ चीज़ हम प्रिज्यूम करके चलते हैं। तो मैं भी ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप सब ने मेरी बिजनेस अकाउंटिंग की बुक पढ़ ली है, उसके ऊपर जो मैंने वीडियोस दी हैं वो अच्छे से देखी हैं, पूरी बुक अच्छे से पढ़ी हुई है। तो अब अकाउंट के बारे में तो आप समझते हैं। जर्नल एंट्रीज़ आपने, मतलब मोर देन 200 जर्नल एंट्रीज़ अगर अपने हाथ से की हुई, तो आप समझते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सी जर्नल एंट्री आपने पास की थी और वो कौन कौन से अकाउंट आपने डेबिट या क्रेडिट किए थे, जिनको हम टैली में लेजर बोलते हैं। अब सवाल ये है कि जर्नल एंट्रीज़ को कैसे एंटर करें, वो तो खैर अभी हम और 1-2 वीडियो के बाद सीखेंगे। अभी फ़िलहाल जो हम सीख रहे हैं वो ये कि हम अपने जो वेरियस अकाउंट्स थे उनको टैली के हिसाब से कौन कौन से ग्रुप्स में डालेंगे। ध्यान रखिएगा, आप अपने हिसाब से भी ग्रुप्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एज सच टैली ने एक स्टैंडर्ड 28 ग्रुप्स दिए हुए हैं, तो मेजॉरिटी टाइम उनको ही यूज़ करके काम चल जाता है। अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट है, टैली ने दिया है। सबसे पहले जैसे दिया है बैंक अकाउंट्स। अब आप समझ सकते हैं किसी भी कंपनी में बैंक अकाउंट्स तो होते ही हैं। अब सवाल ये है कि इसके ग्रुप की क्या ज़रूरत है। ग्रुप की ज़रूरत इसलिए है कि मान लेते हैं सपोज़ एक कंपनी ने फॉर वट एवर रीज़न 2 या 3 अकाउंट खोले हैं। बहुत कंपनीज ऐसा करती हैं कि एक अकाउंट नेशनल बैंक में रखें, नेशनलाइज बैंक में, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, और एक आध प्राइवेट बैंक भी बहुत से लोग ले लेते हैं, जैसे ICICI अकाउंट या HDFC। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा बैंकिंग कल्चर में गवर्नमेंट बैंक्स के और प्राइवेट बैंक्स के डिफरेंस है। दोनों जगह अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, अभी फ़िलहाल वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो इसलिए कंपनीज कई बार 2 या उससे ज़्यादा बैंक अकाउंट्स मेंटेन करती है। तो ऐसे में अकाउंट का नाम बजाय बैंक अकाउंट होने के क्या होगा, SBI अकाउंट, PNB अकाउंट, कैनरा बैंक अकाउंट, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो वो सब हम क्या करेंगे, जितने भी इस तरह के अकाउंट्स हम खोलेंगे उन सबका एक एक ग्रुप बना देंगे बैंक अकाउंट्स, राइट। इसी तरह से बैंक अकाउंट के बाद दूसरा आ जाता है बैंक OCC अकाउंट। ये टैली ने ग्रुप बनाया हुआ है, इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये रीजनेबली इंपॉर्टेंट भी है। OCC पहली बात तो क्या है, सबसे पहले समझिएगा। OCC का मतलब है ओपन कैश क्रेडिट। क्या मतलब है OCC का?
ओपन कैश क्रेडिट। इस कंसेप्ट को आज की तारीख में अभी जिस स्टेज पर हम टैली सीख रहे हैं ज़रूरत नहीं है, फिर भी ब्रीफ में बता रहा हूँ, बात समझिए। सपोज एक कंपनी के पास काफ़ी स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, काफ़ी चीज़ें हैं इस तरह की। अब ये चीज़ें बैंक को लोन लेने के लिए गिरवी नहीं रखी जा सकती, है ना। आप इनको गिरवी तो नहीं रख सकते ना। मान लेते हैं कंपनी के पास 1 करोड़ का स्टॉक है, उनके गोडाउन में बहुत माल भरा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कंपनी अच्छी है, 10 करोड़ का स्टॉक है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो 10 करोड़ का स्टॉक ट्रक में भर के बैंक के अंदर ले जाके, बैंक वाले कहाँ रखेंगे, या बैंक वाले अरेंजमेंट भी कर लें तो उनके लिए डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे में सिस्टम ये होता है कि स्टॉक जो बिजनेसमैन है उसके पास ही पड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। उसकी सिक्योरिटी दे दी जाती है एक तरह से लोन लेने के लिए या ओवरड्राफ्ट करने के लिए, कि भाई अगर कल को हमने आपके पैसे वापस नहीं किए, यानी कि अगर बिजनेसमैन ने बैंक के पैसे वापस नहीं किए तो वो स्टॉक उनकी सिक्योरिटी है। या सपोज उन्होंने बहुत माल उधार पे बेच रखा है, डेटर्स से रिकवरी ड्यू है, तो वो भी अपने आप में एक करंट एसेट है। तो अब बैंक को तो वही वाली बात है, ये गोल्ड थोड़ी है जो गिरवी कर दिया, ये एफडी थोड़ी है जो एक तरह से बैंक जो है वो अपने पास रख लेगा। तो इस सिचुएशन में डेटर्स के अगेंस्ट या स्टॉक के अगेंस्ट, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फिनिश गुड्स हों, वर्क इन प्रोग्रेस हो, कुछ भी, इनके अगेंस्ट एक तरह से इट्स अ टाइप ऑफ लोन, कि हाँ ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो आप जो है अपने बैंक बैलेंस से ज़्यादा के भी चेक इशू कर सकते हैं पार्टीज़ को। कहने का मतलब है जैसे सपोज़ अगर एक कंपनी है जो कि सपोज़ टायर्स में डील करती है ना, सपोज़ गुडविल टायर्स एक कंपनी है, और उनका जो बैलेंस है बैंक बैलेंस वो सपोज़ 3 लाख रुपए है, लेकिन उन्होंने बैंक से जो है ये ओपन कैश क्रेडिट फैसिलिटी ली हुई है और 5 लाख की, तो वो 3 लाख से ऊपर के भी चेक किसी पार्टी को दे पाएंगे क्योंकि उन्होंने 5 लाख का ओपन कैश क्रेडिट लिया हुआ है। और इसके लिए जो उनकी दुकान में दुनिया भर के टायर्स का स्टॉक पड़ा रहता है, उन्होंने उसको एज ए सिक्योरिटी रखा हुआ है कि अगर हम आपके पैसे कल को ना दे पाएँ तो आप आकर हमारा स्टॉक टेक ओवर करके उसको बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो बैंक इस सिक्योरिटी पर उनको ओपन कैश क्रेडिट दे देता है। इट्स अ टाइप ऑफ लोन, है ना। और ऐसा मैंने लिखा है कि समटाइम्स दे आल्सो वांट कोलैटरल्स, यानी कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मांगते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। समटाइम्स अगर ऐसा लगता है कि स्टॉक कम है या उसको हो सकता है उस समय बेचना मुश्किल हो जाए उनके लिए, तो या अमाउंट ओपन कैश क्रेडिट का पार्टी ने ज़्यादा डिमांड किया, तो वो लैंड एंड बिल्डिंग को भी समटाइम, लैंड मशीनरी को, उनके पेपर्स को भी वो साथ में जो है अटैच कर सकते हैं। और जो लिमिट्स हैं वो भी इसमें लिखा है, द लिमिट ऑफ ड्राइंग इज़ रिव्यूड एवरी ईयर। जो लिमिट्स हैं उनको भी वो टाइम एंड अगेन जो है वो रिव्यू करते हैं, ताकि वो देखते रहें कि भाई जो पार्टी है उसने जो लिमिट्स लिए हैं वो कितना यूज़ कर रही है, कितना रिस्क है बैंक के लिए। पोजीशन भी बिजनेस की बदलती रहती है, स्टॉक भी बदलता रहता है। हो सकता है जिस समय ओपन कैश क्रेडिट दिया गया उस समय बैंक बैलेंस कम हो, आप समझ रहे हैं, आई एम सॉरी, स्टॉक का बैलेंस कम हो, अब बहुत बढ़ गया हो तो लिमिट बढ़ाई भी जा सकती है। उल्टा भी हो सकता है, स्टॉक अब कम हो गया हो तो लिमिट रिड्यूस भी की जा सकती है। इसी तरह से हमारे पास है एक बैंक ओडी अकाउंट, ओवरड्राफ्ट। ओडी क्या है, अब जैसे यहाँ पर भी मैं ये क्लैरिफाई करूँगा हाथ किया थी कि ओडी क्या है, द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। ये भी वही है कि आपका बैलेंस जो है वो कम है लेकिन आप अमाउंट जो है वो ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट, ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट। जैसे यहाँ पर ओसीसी था, ओपन कैश क्रेडिट। अब आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और स्पेशली आप एक सीनियर अकाउंटेंट कंपनी में बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें तो एक तरह से समझनी भी होंगी। और देखिए, आप सबके पास गूगल सर्च इंजन है। ये सब इन्फॉर्मेशन जो मैं भी आपको पढ़ाता हूँ, कुछ चीज़ें मैं किताबों से लेता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं भी खुद गूगल से सर्च करता हूँ। तो एक अच्छे प्रोफेशनल को चाहिए कि वो गूगल सर्च सीखे। फ्रैंकली अगर आप सिर्फ गूगल सर्च के भरोसे चलो तो शायद इवन नीरज गुप्ता की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही सीख सकते हो। मेरी ज़रूरत शायद इसलिए है कि मैं आपको स्ट्रीमलाइंड और सिस्टमैटिक वे में आगे लेके चल रहा हूँ। बट फिर भी ये जरूर कहूँगा कि अपनी तरफ से मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। अगर फिर भी कहीं आपको कमी लगती हो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, नहीं तो गूगल इज़ ऑलवेज देयर, वो आपको बहुत चीज़ें एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देगा। तो ये हैबिट हमें डेवलप करनी है, क्योंकि हर वक्त हर चीज़ के लिए आप नीरज सर कोई अप्रोच ना करके इंडिपेंडेंट बनना भी अब सीखिए, प्रोफेशनल आप बनने जा रहे हैं, है ना। सो ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या है, द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट, कि यानी आपके बैलेंस बैंक में 3 लाख है लेकिन आप चेक जो है वो 3 लाख से ऊपर का इशू कर पा रहे हैं। तो दोनों में बस फ़र्क इतना है कि उस वाले में हम ज़्यादातर अपना स्टॉक, रॉ मटेरियल,
है ना, या फिनिश गुड्स, डेटर्स, इस तरह की चीज़ें रखते हैं। जबकि यहाँ पर आमतौर पर ये एफडी का इस्तेमाल जो है वो होता है कि जैसे कोई एफडी है वो रख दी, या ज्वेलरी रख दी, कोई प्रॉपर्टी रख दी, जिसके पेपर्स हैं वो रख दी, यानी ये थोड़ा सा उस टाइप का होता है। और इट्स अ सिंपल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कि भाई बैंक के पास सिक्योरिटी है और उस सिक्योरिटी पे आपको वो ओवरऑल आपको दे रहे हैं। और इसमें ये भी फ़ायदा रहता है कि ओडी, अगर आपने ओवरड्राफ्ट किया है, आप पैसा जमा करा देंगे तो आपका इंटरेस्ट बहुत ही कम हो जाता है। सपोज़ कई बार तो सिर्फ 2-4 दिन के लिए ही ज़रूरत पड़ती है, आपका पैसा कहीं से आना होता है, वो अटक गया, तो आपने अपनी एफडी के अगेंस्ट एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेके दूसरे को चेक इशू कर दिया, फिर जैसे पैसा है आपने अकाउंट में जमा करा दिया। तो जैसे भी बैंक के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से बहुत कम इंटरेस्ट जो है वो आपको देना पड़ता है। आगे अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ब्रांच और डिवीजन के भी अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो रहते हैं। हर ब्रांच के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अब सपोज़ हमारा ही बिजनेस है, मैं हाइपोथेटिकल नेम ले रहा हूँ, सपोज़ हमने एक ब्रांच खोली पीतमपुरा में, एक आज़ाद नगर में, एक जनकपुरी में। तो पीतमपुरा ब्रांच, आज़ाद नगर ब्रांच, जनकपुरी ब्रांच, अगर सब जगह अलग अलग ब्रांचेज अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम भी उनसे लेन देन के लिए भी एक सेपरेट जो है अकाउंट खोलते जा सकते हैं और उनको उस एक ग्रुप में ले सकते हैं, ब्रांच ग्रुप में। कैपिटल अकाउंट आप जानते ही हैं, कैपिटल से रिलेटेड, कैश इन हैंड, करंट लायबिलिटीज़, जो भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जितने भी, और जितनी भी हैं इस तरह की लायबिलिटीज़ जो हमें अभी देनी है, कोई बैंक से कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया 1-2 महीने का, तो ये सब जो है आपके करंट लायबिलिटीज़ में आएंगे। देन डिपॉजिट्स, कहीं पर भी अगर आपने बैंक में एफडी की है तो बेशक आप उसको अलग ले सकते हैं, नहीं तो इसमें भी आप उसको ले सकते हैं डिपॉजिट्स में। ये हमारी एसेट्स हैं, कुछ लोग कंपनीज़ में भी डिपॉजिट्स करते हैं, है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी रहते हैं। इसी तरह से हमारे पास है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे मान लेते हैं अगर एक ट्रेडर है तो उसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, आप ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा, बिजनेस में, है ना। जब मैंने आपको बिजनेस अकाउंटिंग पढ़ाई थी थ्योरेटिकल, इसीलिए मैंने बिजनेस अकाउंटिंग पहले आपको पूरा डीप में करवाया था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि टैली में अकाउंटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप बिजनेस अकाउंटिंग सीख गए हैं। अब वहाँ हम सीखे थे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और राइट साइड पे डायरेक्ट इनकम्स, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या आता था, आपकी लेफ्ट साइड पर, है ना, एक तरह से आते थे डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और राइट साइड पर इनडायरेक्ट इनकम्स। तो उन सब के भी ग्रुप्स बने हुए हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जानते हैं तो आप इन चीज़ों को जानते हैं, है ना। तो भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके पास आ गया लाइक परचेजेस। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए रॉ मटेरियल हो सकता है, जो उसने लेबर लगाई हुई है, उनकी वेजेस हो सकती हैं। फैक्ट्री के अंदर जो भी पावर, फ्यूल और जो भी और चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। इसी तरह से डायरेक्ट इनकम। अब जहाँ तक सवाल है डायरेक्ट इनकम का, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी बिजनेस में जो इनकम डायरेक्टली आ रही है। अब जैसे अगर मान लेते हैं कि मैं एक स्कूल हूँ तो जो बच्चों से फीस आ रही है वो मेरी डायरेक्ट इनकम है। अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो जो मेरी फीस आ रही है वो मेरी डायरेक्ट इनकम है। अगर मैं एक शॉपकीपर हूँ तो जो मेरी सेल्स है वो मेरी डायरेक्ट इनकम है, राइट। नेक्स्ट इज ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। इसमें सारे टैक्स आ गए जो भी टैक्सेस से रिलेटेड हैं हमारे। अब इनकम टैक्स होता है, पहले ज़माने में तो बड़े अलग अलग नाम से टैक्स हुआ करते थे, सेल्स टैक्स जिसको वैट बोलते थे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स। अब तो काफ़ी सारे टैक्सेस का मर्ज करके जीएसटी बना दिया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसमें कोई वो नहीं है, तो मतलब आप समझते हैं इनको, है ना। अब यही जो ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस था उसी का इधर दोबारा बना दिया एक्सपेंसेस डायरेक्ट। तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं या उसको छोड़ के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो शायद इट्स जस्ट अ डिफरेंस ऑफ नोमेनक्लेचर, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, वो आगे आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करके। तो ये इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, ये एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में, दोनों को सेम कलर कर देता हूँ भी आप समझ पाएंगे, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये इनमें से कोई एक यूज़ करना है। मैंने कहा था ना थोड़ा सा डुप्लीकेशन भी है, कोई ऐसी बात नहीं है कि इनमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क है, कोई फ़र्क है ही नहीं, बल्कि आई शुड नॉट कन्फ्यूज़ यू। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम में ऐसे ही ऊपर भी दिया हुआ है, एक्सपेंसेस डायरेक्ट, नीचे भी आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वो कोई खास बात नहीं है। फिक्स एसेट्स मैंने आपको पहले ही समझा दिया। इनकम डायरेक्ट या ऊपर हम पढ़ के आए हैं डायरेक्ट इनकम्स, वो एक ही बात है। इनकम इनडायरेक्ट, अब जैसे ये आया, ये हमने याद होगा आपको, फिर वही वाली बात आती है कि हमने इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पढ़ाया था। जैसे माना कोई कमीशन इनकम आ गई, है ना। अब या तो हमारा कमीशन का ही काम हो, सपोज हम हैं ही कमीशन एजेंट, तो फिर तो कमीशन इनकम हमारी डायरेक्ट है। लेकिन रूटीन में हमारा काम कुछ और है, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं से कमीशन इनकम आ गई, है ना, कोई इंटरेस्ट इनकम आ गई, कहीं से डिविडेंड मिल गया, तो ये सब क्या है, इनडायरेक्ट इनकम्स। इन्वेस्टमेंट्स, आमतौर पर इन्वेस्टमेंट्स होता है जो शेयर्स, डिबेंचर्स कंपनीज खरीद लेती है, उसमें जो पैसा लगा देते हैं, दे आर इन्वेस्टमेंट्स, है ना। देन लोन्स एंड एडवांसेस, इसको भी एसेट माना। अगर हमने दूसरों को लोन एंड एडवांस दिया और खुद लोन लिया है तो ऑब्वियसली वो फिर एक लायबिलिटी बन जाएगी।
मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये आप बाद में समझेंगे थोड़ा सा, कि कई बार हमारे कुछ खर्चे होते हैं जिनको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, तो जब तक वो पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं हो जाते तो टेक्निकली उसको भी एसेट मानते हैं। जैसे माना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, एक कंपनी शुरू करते वक्त शुरू में हमने 20 लाख रुपए खर्चे, सपोज अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से हमने उसको कहा भाई 5 साल में राइट ऑफ करो, तो जो भी बचा हुआ पैसा है उसको भी हम एक तरह से वो एसेट की तरह से ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो खर्चा हो तो चुका है, बेनिफिट उसके जो है हमें फ्यूचर ईयर्स में मिलने हैं। तो इसको अभी आप इग्नोर कर दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करता। नेक्स्ट वी हैव प्रोविजंस। प्रोविजन हम आमतौर पर उस खर्चे के लिए क्रिएट करते हैं जिसके बारे में हम श्योर नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं एक आदमी रिटायर होने वाला है, हम उसके लिए बना रहे हैं प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। अब हमें श्योर नहीं है कि वो उसको कितनी ग्रेचुटी देनी है, सपोज द फिगर इज़ नॉट फाइनलाइज्ड येट, या मान लेते हैं हमने कोई टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया या बेड डेट्स के लिए कोई प्रोविजन बनाया, तो दैट इज़ प्रोविजंस, है ना। देन वी हैव परचेज अकाउंट्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये अलग है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड देन वी हैव रिटेन्ड अर्निंग्स। ये दो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो दी हुई हैं, वन इज़ रिजर्व्स एंड सरप्लस, द अदर इज़ रिटेन्ड अर्निंग। तो मैंने थोड़ा सा जो है वो आपको समझाने की कोशिश की है। वैसे फिर यही बोलूँगा, जिस एलिमेंट्री स्टेज पर अभी आप हो, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर होती हैं रेलिवेंट, अभी तो आप एक बेसिक अकाउंटिंग सीख रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तब ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। फिर भी एक चीज़ है समझने की, भाई जैसे कोई भी कंपनी होती है तो कंपनी अपने सारे खर्चे देने के बाद जो उनके पास पैसा बचता है उसमें से नेचुरली कुछ पैसा रिजर्व में डालना चाहेगी कि कल को अगर हमें ज़रूरत पड़ गई तो हमें कोई हो सकता है बिल्डिंग नहीं खरीदनी हो, मशीनरी अब पुरानी हो गई वो बदलनी हो, डिविडेंड पे करना ज़रूरी है, उसके लिए कोई रिजर्व बना दिए, इस तरह से। तो ये तो हुआ रिजर्व्स, और रिजर्व्स में भी पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, टैक्स भी दे दिया, शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देना है वो भी दे दिया, तो उसके बाद जो पैसा बच गया दैट इज़ रिटेन्ड अर्निंग, कि भाई ये हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। इसीलिए मैंने इसको नाम भी दिया है, डेफिनेशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी कि जो होता है ना भाई अब सबको देने के बाद जो पैसा बच गया उसको जोड़ते रहे, उसको हम कल को कंपनी में री इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, है ना। रिजर्व्स जैसा मैंने कहा ये तो हो गया कि भाई किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने बना दिया, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल भी दिया है लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। सपोज मुझे डिविडेंड देना है तो उसके लिए मैंने एक रिजर्व बना दिया, यार कल को ऐसा ना हो कि किसी साल प्रॉफिट कम हो और हम डिविडेंड ही ना पे कर पा रहे, तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए, या कोई हमें रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, जैसे मैंने एग्जांपल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भाई मशीन पुरानी हो गई हैं अब इनको बदलना है, तो हम क्या करेंगे, चलो भाई अपने प्रॉफिट्स में से हर साल हमें लगता है 3 साल बाद मशीनें बदलनी पड़ेंगी, तो हम अभी से ही तीनों सालों में कुछ प्रॉफिट अपना अलग रख रहे हैं ताकि 3 साल के बाद हम, अब ये नहीं हम करते अपनी रूटीन लाइफ में भी कि चलो यार हमें 6 महीने बाद घूमने जाना है तो हम 5-5 हज़ार रुपये अलग कर दें ताकि जब हम जाएँ घूमने तो उस समय हमारे पास 25-30 हज़ार रुपये अलग से हो। छोटे लेवल पे मैं एक स्टूडेंट के एंगल से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, या उन लोगों के एंगल से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ जो अभी रीजनेबल एक तरह से स्टार्टिंग सैलरीज पर जॉब कर रहे हैं, तो हम भी तो रिजर्व्स इस तरह से क्रिएट करते हैं ना किसी भी पर्पस के लिए, तो इसी तरह से कंपनीज में भी होता है। देन हमारे पास सेल से रिलेटेड अलग अलग अकाउंट्स हो सकते हैं, सिक्योर्ड लोन्स, कोई भी लोन ऐसा जिसपे हमने सिक्योरिटी दी हो, है ना। स्टॉक इन हैंड, मेरे ख्याल से आप जनरल एंट्री सीखते थे तो आप जानते हैं स्टॉक इन हैंड क्या है, यूजुअली क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा रेफर करता है, बट ओपनिंग स्टॉक भी होता है, जो 1 साल का क्लोजिंग है वही अगले साल ओपनिंग हो जाता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री डेटर्स, आप जानते हैं जब हम कोई उधार खरीदते हैं सामान, उसको आज नहीं तो कल पैसा देना है तो क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं, और अगर हमने उधार में माल बेचा है तो डेटर्स क्रिएट होते हैं। ये आप अच्छे से सीख चुके हैं जनरल एंट्रीज के वक्त। सस्पेंस अकाउंट, ये थोड़ा सा एक हल्का सा समझने वाला है, यूज़ अभी नहीं होगा, रियल लाइफ में जब आप ऑफिसेज में काम कर रहे होंगे तब ये काम आएगा थोड़ा बहुत। सस्पेंस अकाउंट पहले ज़माने में क्या होता था वो मैंने लिखा हुआ है, और फिर आज के ज़माने में क्या है वो थोड़ा सा बताया हुआ है। पहले ज़माने में क्या होता था, मैनुअल अकाउंटिंग हुआ करती थी, उसमें क्या होता था ज़्यादातर कि मैनुअल अकाउंटिंग में मान लेते हैं कि डिफरेंस आ रहा है, चाहे तो डेबिट साइड में आ रहा है या क्रेडिट में आ रहा है। अब सिर्फ मान लेते हैं 5 रुपये का भी फ़र्क है तो ट्रायल बैलेंस तो मैच नहीं हुआ, तो वो 5 रुपये सस्पेंस में डाल के एक बार के लिए काम आगे बढ़ा देते थे, चलो भैया ख़त्म करो, डिफरेंस जिधर आ रहा है उधर सस्पेंस लिखा कि भाई 5 रुपये नहीं समझ में आ रहे, हो गई गलती, टोटलिंग एरर भी हो सकती है, कोई भी एरर हो सकती है। पहली बात, एक तो ये बहुत खतरा होता है कि 5 रुपये का एरर है, जरूर नहीं कि वो 5 रुपये का हो सकता है कहीं पर 10,000 की एरर हो और एक जगह 9,995 की एरर हो और नेट 5 रुपये का डिफरेंस नज़र आ रहा हो। तो ये अकाउंटिंग का एक बेसिक रूल होता है कि ट्रायल बैलेंस टैली होना जरूरी है, एक एक पैसा, बैलेंस शीट एक एक पैसा टैली होनी जरूरी है। इसीलिए शायद टैली कंपनी इतनी सक्सेस हो गई और उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर का नाम भी टैली रखा, क्योंकि टैली करके चलना बहुत ज़रूरी है। एक पैसे का भी फ़र्क है तो फिर फ़र्क है, दिमाग में डाउट खड़ा हो जाता है कि भाई
आखिर ये फ़र्क जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, आखिर फ़र्क तो फिर आना नहीं चाहिए ना। कोई भी चीज़ जब आप कर रहे हैं तो वो टैली तो फिर टैली ही होना चाहिए, नहीं? तो उसी हिसाब से। लेकिन अब जैसे मैंने इसमें लिखा कि आज की तारीख में हम जब सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो हम वाउचर को वैसे ही रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर हमने कोई गलती की, तो फिर सस्पेंस की कहाँ ज़रूरत पड़ती है। सस्पेंस की ज़रूरत पड़ती है वहाँ जहाँ अकाउंटेंट हो सकता है कि किसी अकाउंट के बारे में श्योर नहीं है। मान लेते हैं ऑफिस में कोई छोटा मोटा खर्चा हो गया, अब उस खर्चे को वो स्टाफ वेलफेयर में डाले, रिपेयर में डाले, किस अकाउंट में डाले, सपोज को अभी फ़िलहाल डाउट हो रहा है। अब उसने या तो फिलहाल वो इमीडिएटली अपने सीनियर अकाउंटेंट को, बॉस को कंसल्ट करे और उसके हिसाब से अपना वाउचर एंटर करे। अभी अगर उसको फिलहाल नहीं समझ में आ रहा है एक आध केस में और अर्जेंट है कि एंट्रीज करनी भी है, तो वो ऐसी सिचुएशन में सस्पेंस का सहारा ले सकता है कि अकाउंट का नाम ना लिख के सस्पेंस को डेबिट कर दे। जब क्लियर हो जाए तो सस्पेंस को वापस क्रेडिट करके ख़त्म कर दे और रियल अकाउंट, जो रियल मतलब जो होना चाहिए था उस अकाउंट से उसको डेबिट कर दे। कहने का मतलब इन ब्रीफ ये है कि सस्पेंस अकाउंट, जैसा कि नाम ही है सस्पेंस, क्लियर नहीं है क्या करना है, वहाँ पर अकाउंटेंट्स टेम्परेली यूज़ कर लेते हैं ताकि बाद में शांति से उस चीज़ को क्लैरिफाई करके एंट्रीज को रिवर्स कर दें, सब चीज़ें टैली हो जाएंगी, बात खत्म हो जाएगी। तो आप भूलिएगा नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लिस्ट पढ़ रहे हैं 28 जो 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स हैं टैली के, उनमें एक अनसिक्योर्ड लोन भी है, यानी वो लोन्स जो हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हमें दे देते हैं और जिसके अगेंस्ट उन्होंने कोई हमसे सिक्योरिटी नहीं ली। सो मैं एक तरह से आपको ये पूरा 28 के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा चुका हूँ। यहाँ से हमने शुरू किया था लिस्ट ऑफ ग्रुप से, और ये अल्फ़ाबेटिकल जो है वो आपको थोड़ा मैंने आइडिया दिया सो दैट जब आप ग्रुप्स बनाने लगो तो कोई भी एक भी टर्म ऐसी ना हो कि आप सोचो कि अरे ये क्या हो गया। फिर भी आपकी रेफरेंस के लिए एक लिस्ट आपके असाइनमेंट्स में दी गई है जिसमें इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स और उनके करस्पॉन्डिंग लेजर्स के बारे में बताया हुआ है। जैसे परचेज में अलग अलग हो सकता है, परचेज में ये रेट 5%, 12.5% जो दिया है 12.5, ये बेसिकली रेट ऑफ टैक्स के बारे में बताया हुआ है ना। जीएसटी आने पर भी रेट ऑफ टैक्स तो तब भी रहेगा ही ना, रेट कम ज़्यादा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि परचेज है तो भाई परचेज में क्या टैक्स रेट है, वैसे तो अब तो कोडिंग सिस्टम आ रहा है जीएसटी में, तो उसके हिसाब से हो सकता है इसके अंदर कोई माइनर चेंज हो, लेकिन कंसेप्ट वही है कि भाई जो भी उससे रिलेटेड है वो परचेज के अंदर ग्रुप में जाएगा। ऐसे सेल्स में भी हो सकता है अलग अलग, है ना। फिर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, टीडीएस, वैट, इनकम टैक्स, अब जितने भी इनमें से ज़्यादातर का नाम तो जीएसटी हो चुका है, बट फिर भी ये सब एक तरह से कंसेप्ट क्या है कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आते हैं। तो ये एक समझाने का प्रयास है आप लोगों को कि किस तरह से बहुत सारे लेजर एक कॉमन ग्रुप में जाते हैं, है ना। अब जैसे अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा लेबर, पावर, फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, फैक्ट्री के अंदर लोडिंग अनलोडिंग, वेयर हाउसिंग, कस्टम क्लियरिंग, कैरेज इन वर्ड्स, फ्रेट, इंपोर्ट ड्यूटी, जो भी ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसी तरह से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो आप देख ही सकते हैं सामने प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑडिट, इंटरेस्ट, पेनल्टी, कोई भी चीज़ नई नहीं है। आप सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख चुके हैं और आप सब ने बिजनेस अकाउंटिंग की बुक पढ़ी हुई है, मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ टैली पढ़ाने से पहले, तो आपने सब इन सब के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हुए हैं। आई एम श्योर कि आप समझते हैं कि हाँ ये चीज़ें आती हैं। इनडायरेक्ट इनकम्स आपको ध्यान होगा, इसमें कोई भी डिस्काउंट, कमीशन कोई मिला। हाँ एक ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा कि टैली जो है वो दो लेजर आपके पहले से क्रिएट करके चलता है, एक कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो लेजर के बारे में आपको जो है ये ध्यान रखना है कि टैली ये दो अकाउंट्स आपके ऑलरेडी क्रिएट करेगा। यानी जब अभी मैं आपको कुछ कंपनीज़ के अंदर जो है इमेजिनरी कंपनीज़ क्रिएट करवा के आपसे एंट्रियां करवाऊंगा, तब दो लेजर आपको ऑलरेडी बने हुए मिलेंगे, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाकी सारे आपको खुद क्रिएट करने होंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना प्लीज़ कि दो, जब हम लेजर्स को डिस्प्ले पे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में ही, तो ये दो तो आपको ऑलरेडी बने हुए दिखेंगे। बैंक के लिए हमारे पास जैसे जितने भी बैंक के हमारे करंट अकाउंट्स हैं, एफडी अकाउंट्स हैं, वो सब इसके अंदर आ सकते हैं। डिपॉजिट्स में लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, है ना। कैपिटल में कैपिटल और ड्राइंग्स आ जाएगा। करंट असेट्स में ऑल प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंट, वो तो एक ही बात है, प्रीपेड इंश्योरेंस ये तो एग्जाम्पल हो गए, है ना। बिल रिसीवेबल, ये सब हमारी करंट एसेट्स हैं। स्टॉक अलग से ले लिए, नहीं तो स्टॉक को भी हम करंट एसेट्स में ले सकते थे। करंट लायबिलिटीज़, बिल्स पेबल, कोई भी अगर हमारे डिफाइंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो भी करंट लायबिलिटीज़ में ले सकते हैं। क्रेडिटर्स आप जानते हैं जिनसे उधार माल लिया, ये तो आपके लिए नई टर्म नहीं है। लोन्स एंड एडवांसेस, एसेट्स तब हैं जब हमने दिए हों, लायबिलिटी तब जब हमने लिए हों। फिक्स एसेट्स तो आप जानते ही हैं अच्छे से। ओसीसी, ओडी अभी बताया। बैंक अकाउंट्स, ब्रांच डिविजन्स, कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन हैंड। मिसलेनियस एक्सपेंसेस मैंने बताया था ना, प्रीमियम एक्सपेंसेस जो अभी राइट ऑफ नहीं किए, इसको भी आप छोड़ ही दें, वैसे मैंने आपको थोड़ा तो समझा ही दिया। सस्पेंस मैंने आपको समझा दिया। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन,
रिजर्व्स मैंने आपको बता दिया था, प्रोविजंस एंड डेटर्स, ये आपके सारे ग्रुप्स की एक लिस्ट भी आपके असाइनमेंट में दी गई है। तो ये आगे भी कल को जब आप जॉब पे भी जाएंगे तो आपको हेल्प करेगी, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लेजर क्रिएट करना, ऑल्टर और डिलीट करना सीखते हैं। थैंक यू।